अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। डेटाबेस के लेक्चर नंबर 20 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल मॉडल और दूसरा टॉपिक होगा कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल मॉडल। सबसे पहले हम देखते हैं लॉजिकल मॉडल क्या होते हैं। लॉजिकल मॉडल कंटेन द डेफिनेशन ऑफ डाटा टू बी स्टोर इन डेटाबेस। लॉजिकल मॉडल में हम क्या देखते हैं, लॉजिकल मॉडल में ये बताया जाता है कि भी डाटा को स्टोर करने का तरीकाकार क्या है, यानी तारीफ बताई जाएगी, हम कंसेप्ट बताएंगे कि लॉजिकल मॉडल में हम कैसे डेटाबेस में डाटा को स्टोर करेंगे। इट इज़ आल्सो कंटेन द रूल्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ डाटा टाइप। तो इसके अंदर जब हमने डाटा स्टोर करना है तो डाटा स्टोर करने से पहले हम रूल्स भी बताएंगे कि डाटा को किस तरीके से स्टोर किया जाएगा, और डाटा के बारे में यानी जो स्ट्रक्चर बनेगा स्ट्रक्चर के बारे में भी हम इंफॉर्मेशन जो है वो बताएंगे। तो स्ट्रक्चर के अंदर यानी उसकी टाइप वगैरह भी बताएंगे कि यानी उसकी टाइप जो है वो कौन कौन सी हैं। तो यानी डाटा की टाइप बताएंगे, ठीक है, और इसमें रूल्स वगैरह भी बता सकते हैं। डाटा की टाइप्स में यानी वो डाटा जो हम डाटा एंटर करना चाह रहे हैं वो इंटीजर्स टाइप का है या करेक्टर्स टाइप का है, ठीक है। तो इट इज़ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा स्टोर इन द डेटाबेस। तो हम कंप्लीट ही डिस्क्रिप्शन बताएंगे, यानी सारी की सारी डिटेल उसमें बतानी पड़ेगी कि डेटाबेस में डाटा को कैसे स्टोर किया जाएगा। तो अब इसके कंपोनेंट्स देखते हैं लॉजिकल मॉडल के। सबसे पहले लॉजिकल मॉडल के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले रिप्रेजेंट एंटिटी, रिप्रेजेंट रिलेशनशिप, मर्ज द रिलेशनशिप, और लास्ट में होगा नॉर्मलाइजेशन द रिलेशन। तो इसको डायग्राम की मदद से देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एंटिटी को रिप्रेजेंट करना, उसके बाद हम देखेंगे रिप्रेजेंट रिलेशनशिप, उसके बाद हम देखेंगे मर्ज द रिलेशनशिप, और लास्ट में हम देखेंगे नॉर्मलाइजेशन द रिलेशन, ठीक है। इन चारों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं रिप्रेजेंट एंटिटी। रिप्रेजेंट एंटिटी मतलब यानी एंटिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। तो एंटिटी, ईच एंटिटी इन ER डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड अ रिलेशन इन द रिलेशनशिप मॉडल, रिलेशनल मॉडल। हर एंटिटी जो है जो ER डायग्राम के अंदर होती है, यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर होती है, वो रिप्रेजेंट होती है एज अ रिलेशन के तौर पर, यानी रिलेशन के अंदर जो है वो इस्तेमाल होती है। इन दिस प्रोसेस द नेम ऑफ एंटिटी बिकम द नेम ऑफ रिलेशन। तो यानी एंटिटी का जो नाम होता है वो एंटिटी के रिलेशन ही कहलाते हैं। द आइडेंटिफायर ऑफ एंटिटी टाइप बिकम द प्राइमरी की ऑफ रिलेशन। तो जब भी हम बयान किया जाता है, आइडेंटिफायर वजाहत की जाती है एंटिटी की टाइप की, बिकम द प्राइमरी की ऑफ द रिलेशन, यानी रिलेशन के अंदर, यानी जो हम टेबल बनाते हैं टेबल के अंदर जो आपकी एंटिटी होती है वो एज अ प्राइमरी के तौर पर भी काम कर सकती है। लेकिन जबकि रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स यानी जो बाकी एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक तो एंटिटी हो गई जो आपकी प्राइमरी की के तौर पर काम करती है, लेकिन जो बाकी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो एंटिटी टाइप्स के होते हैं। तो ईच नॉन एंटिटी से हम नॉन एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। इसको हम एग्जांपल की मदद से समझते हैं, आपको हर इजीली समझ आ जाएगा। जिस तरह देखा जाए तो इम्प्लाइज, ये जो है ये आपकी एंटिटीज़ है, लेकिन इम्प्लाइज आईडी, नेम, एड्रेस और ये जो बर्थ डे है ये एट्रीब्यूट्स हैं। तो इम्प्लाइज जो है वो आपकी एज अ प्राइमरी की है जिसके ज़रिए हम तमाम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, जबकि इम्प्लाइज आईडी, नेम, एड्रेस और बर्थडे जो है ये आपकी क्या है, इसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो इस तरह हम किसी भी एंटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको हम इस तरीके से अगर डेटाबेस में लिखना हो तो हम इस तरीके से उसको लिख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले इम्प्लाइज आईडी आएगा, उसमें नेम आएगा, एड्रेस आएगा और बर्थडे आएगी। इम्प्लाइज आईडी हमारे पास क्या है, इम्प्लाइज आईडी एज अ प्राइमरी की होगी इम्प्लाइज के तौर पर। तो जब भी हमने डाटा एक्सेस करना है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले प्राइमरी की यानी जो इम्प्लाइज आईडी होगी वो एक्सेस करेंगे, उसके ज़रिए नेम भी एक्सेस हो सकता है, एड्रेस भी और बर्थडे भी हम एक्सेस कर सकते हैं।
उसके बाद सेकंड ऑप्शन है रिप्रेजेंट रिलेशनशिप, यानी एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ जो लॉजिकली रिलेशनशिप होता है उसे हम रिप्रेजेंट रिलेशनशिप कहा जाता है। रिप्रेजेंटेशन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप, यानी जो रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करना है ना आपस में, यानी डिपेंड करता है कि भाई कौन सी एंटिटी किसके साथ रिलेट करे, तो वो डिपेंड करता है उसकी नेचर पर। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर टीचर का स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप है कि टीचर जो है स्टूडेंट को पढ़ाता है, तो इस तरह उसका आपस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन सम केसेस बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड बिटवीन टू रिलेशन इन विच वन रिलेशन हैज़ अ प्राइमरी की एंड द अदर रिलेशन हैज़ फॉरेन की। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दो रिलेशन यानी दो टेबल्स का आपस में रिलेशन होता है। एक रिलेशन यानी एक टेबल को हम प्राइमरी की कहते हैं, जबकि दूसरे टेबल को हम फॉरेन की कहते हैं। तो जब भी हमने फॉरेन की से डाटा जो है वो एक्सेस करना हो तो हम प्राइमरी की के ज़रिए जाते हैं फॉरेन की वाले टेबल में, और फॉरेन की के टेबल से हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। प्राइमरी की और फॉरेन की जो है वो सेकंड चैप्टर में हमने डिटेल से पढ़ा था। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं सुना तो पहले वो लेक्चर सुन ले, ताकि आपको प्राइमरी की और फॉरेन की का आसानी के साथ कंसेप्ट समझ आ सके। उसके बाद जो दूसरा केस है, रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ न्यू रिलेशन दैट कंटेन द प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स ऑफ बोथ रिलेशन एज अ फॉरेन की। तो बोथ एट्रीब्यूट्स बिकम द कंपोजिट प्राइमरी कीज ऑफ द न्यू रिलेशन। और बाद दफ़ा ऐसा होता है कि बोथ दोनों एट्रीब्यूट्स हैं वो एज अ कंपोजिट प्राइमरी की के तौर पर माने जाते हैं न्यू रिलेशनशिप के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो है मर्ज द रिलेशन। मर्ज का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो इकट्ठा क्यों किया जाता है? बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि भी दो रिलेशन के अंदर कुछ चीज़ें जो है ना सिमिलरिटी होती हैं, यानी रेजिडेंसी आई होती है, बार बार आ रही होती। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भी यानी वो जो बार बार रिलेशनशिप में एंटिटीज़ आई हैं उसको हम रिमूव करके यानी उसको इकट्ठा कर दें। तो उसको किस तरीके से किया जाएगा, तो आइए देखते हैं। इन सम केसेस देयर में बी रेजिडेंट रिलेशन। बाज़ दफ़ा रिलेशनशिप के अंदर जो है ना रेजिडेंसी होती है, यानी कोई चीज़ बार बार लिखी हुई होती है। इट मीन्स दैट टू आर मोर रिलेशन में डिस्क्राइब द सेम एंटिटी टाइप। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि भी दो या दो से ज़्यादा जो रिलेशन होते हैं उनमें सेम एंटिटी टाइप होती हैं। द रेजिडेंस रिलेशन मस्ट बी मर्ज टू रिमूव द रेजिडेंसी। तो जो रेजिडेंस रिलेशनशिप है उसमें हम क्या करते हैं, यानी मर्ज कर देते हैं टू रिमूव द रेजिडेंसी, यानी जो रेजिडेंसी है जो पहली रिलेशन के अंदर भी आई है दूसरी रिलेशन के अंदर भी आई है, तो हम उन्हें क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। इससे क्या चीज़ है, हमारे डाटा की एक्यूरेसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। द प्रोसेस इज आल्सो नोन एज व्यू इंटीग्रेशन। इस काम के करने को जिसमें हम दो रिलेशनशिप को आपस में इकट्ठा कर दें तो उसे हम व्यू इंटीग्रेशन का नाम दिया जाता है। तो वो करते कैसे हैं, आइए एग्जाम्पल के ज़रिए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले एक रिलेशन है इम्प्लाइज वन का, जिसमें इम्प्लाइज आईडी है, उसका नेम है, एड्रेस है और फ़ोन नंबर है। जबकि सेकंड इम्प्लाइज जो है इम्प्लाइज टू है, उसकी इम्प्लाइज भी है, यानी इम्प्लाइज आईडी है, इम्प्लाइज नेम है, एड्रेस है, डेस्टिनेशन है एंड डेट ऑफ बर्थ है। अब इसमें देखा जाए तो आपको इम्प्लाइज आईडी इम्प्लाइज वन में भी है, इम्प्लाइज टू में भी है, और जबकि नेम देखा जाए तो नेम इम्प्लाइज वन में भी है और टू में भी। तो इसी तरीके से एड्रेस जो है वो इम्प्लाइज वन में भी है और टू में, लेकिन जबकि फ़ोन नंबर जो है वो सिंपल इम्प्लाइज वन में है, टू में नहीं है। और डेस्टिनेशन और डेट ऑफ बर्थ जो है वो इम्प्लाइज टू में है, वो इम्प्लाइज वन में नहीं। तो इसका मतलब है तीन आईडी जो हैं, जिसमें इम्प्लाइज आईडी नेम और एड्रेस वो दोनों में सेम है। तो हम चाहते हैं कि दोनों में सेम है, तो इसलिए दो बार लिखने की ज़रूरत क्या, हम इसको एक ही बार लिख देते हैं और उनको इकट्ठा कर देते हैं, तमाम इम्प्लाइज आईडी वन को और इम्प्लाइज आईडी टू को। तो इसको किस तरीके से किया जाएगा ये आपके सामने नज़र आ रहा है। तो इम्प्लाइज वन और टू की बजाय हम लिख देते हैं इम्प्लाइज, और उसके बाद इम्प्लाइज आईडी लिखा है, नेम लिखा है, एड्रेस लिखा है। अब देखो ना सेकंड में भी इम्प्लाइज आईडी नेम इम्प्लाइज नेम और एड्रेस आ गया, इसलिए हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर फ़ोन लिखा है, यहाँ पर स्पेलिंग से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, फ़ोन लिखा है, उसके बाद डेस्टिनेशन लिखा है और डेट ऑफ बर्थ लिखा है। तो इस तरह हमारी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो रेजिडेंसी है वो रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट जो लास्ट है वो है जी लॉजिकल मॉडल के अंदर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइज द रिलेशन।
इसमें हम क्या करते हैं कि भी यानी जो डाटा बिखरा हुआ होता है या जिस डाटा में एरर वगैरह होते हैं, हम उसको एरर को रिमूव करते हैं और उसको सिंपल फॉर्म में लेकर आते हैं ताकि डाटा में एक्यूरेसी आ जाए। तो इस काम करने के तरीकों को हम कहते हैं रिलेशन दी नॉर्मलाइजेशन, यानी नॉर्मलाइजेशन दी रिलेशन। जिस तरह डेफिनेशन में आपको नज़र आ रहा है, द रिलेशन क्रिएट इन स्टेप 1 स्टेप 2 मे हैव सम अननेसेसरी रेडंडेंसी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि भी किसी भी रिलेशन के अंदर स्टेप 1 हो गया से स्टेप 2 के दरमियान में कुछ जो है ना गैर ज़रूरी जो वैल्यूज़ हैं वो आई होती हैं जो रेडंडेंसी कहलाती हैं। सम सर्टेन अनॉमलीज मीन्स एरर्स। ठीक है, तो अनॉमलीज क्या होती है इसको भी हमने बड़ी डिटेल के साथ चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हुआ है, वहाँ से आप मेरा लेक्चर जो है वो सुन सकते हैं। अगले लेक्चर्स में हम इनको डिस्कस भी करेंगे। तो सम अनॉमलीज जो है ना वो आ जाती हैं या एरर्स जो हैं वो आ जाते हैं जब भी हम किसी भी डाटा को अपग्रेड करते हैं या उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं या उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तो तब जो है डाटा में प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन रिफाइन दिस रिलेशन टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम। तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि यानी इस तरीके से काम हो जाए ताकि जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको रिमूव किया जा सके या उनसे बचा जा सके। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो फेज़ है वो है जी कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल मॉडल। लॉजिकल मॉडल उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ फिजिकल मॉडल। फिजिकल मॉडल क्या होता है? फिजिकल डिज़ाइन इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। तो फिजिकल डिज़ाइन जो है ये लास्ट स्टेज है डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस की। तो इसके अंदर हम मेन काम क्या करते हैं? मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन इज़ टू इम्प्लीमेंट द डेटाबेस as a set of record, files, index and other data structure। तो मेजर जो मेन काम है फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का, उसमें ये चीज़ है कि भी डेटाबेस को इम्प्लीमेंट किया जाए जिसमें सेट ऑफ रिकॉर्ड्स आ सकते हैं, फाइल्स आ सकती हैं, इंडेक्स आ सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा स्ट्रक्चर भी आ सकता है। यानी हम इसमें मुख्तलिफ़ किस्म का जो डाटा है वो स्टोर कर सकते हैं रिकॉर्ड में, फाइल्स में, इंडेक्स वगैरह में। यानी जो डाटा स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो इसके ज़रिए यानी कोई भी टेबल वगैरह जो हमने बनाने हों तो वो किस में बनते हैं जी? फिजिकल में बनते हैं। तो इसके मेन 3 कंपोनेंट्स हैं, यानी 3 मेन पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं जी? आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। पहला है जी लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर, सेकंड है यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट और लास्ट जो है वो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस। अब हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर। जिस तरीके से अभी हमने पढ़ा भी है लॉजिकल के बारे में, these are developed during logical database design such as normalization या normalize relation। तो इसके अंदर जब भी हम कोई भी डेटाबेस में से डेटाबेस को डेवलप करेंगे तो उसमें हम नॉर्मलाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है यानी रिलेशन जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा गौर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट। तो इसमें क्या होता है, इसमें साइज और फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटाबेस, यानी फ्रीक्वेंसी भी देखी जाती है डेटाबेस की और उसका साइज़ भी देखा जाता है, उसके यूजेस भी देखे जाते हैं। इसके अलावा रिस्पॉन्स टाइम देखा जाता है, सिक्योरिटी देखी जाती है, बैकअप एंड रिकवरी वगैरह भी देखी जाती है। ठीक है, तो ये सारा काम किस में होता है? ये यूज़र प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट के अंदर ही होता है। लास्ट वाला हमारे पास है जी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं। तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो तो बहुत सारी हैं, जैसे इट इंक्लूड द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस। इसमें डीबीएमएस की करैक्टरिस्टिक्स भी शामिल होती हैं फिजिकल डेटाबेस कंपोनेंट के अंदर, और दूसरे जो कंपोनेंट है कंप्यूटर ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट वो भी इसके अंदर ही शामिल होते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बुक को अच्छे तरीके से रीड करें। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।